हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरा नाम मोनीश पारकी एंड मुझे L5S1 में डिस्क इंजरी हुई थी और L5 L4 में डिस्क डेजिकेशन था, जिसको मैं हील करके अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ विद सम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मैं अभी जो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता वो है बाइक चलाना या फिर किसी जगह से कूदना या छलांगना। ये सब मेरे को अवॉइड करने को बोला गया है अभी एक सर्टेन टाइम के लिए। और नॉर्मल जो मेरी चीज़ें हैं डेली रूटीन की वो मैं कर पा रहा हूँ, जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग्स हो गई, ऑफिस वर्क हो गया, ऑटो में जाना, छठी मंजिल से नीचे उतरना या छठी मंजिल तक वापस चढ़ जाना, ऑफिस की स्टेयर्स तक, फॉरवर्ड बैंडिंग भी कर सकता हूँ। तो ये सब सारे जो छोटे मोटे एक्शंस हैं वो मैं कर सकता हूँ। वेट भी मैं उठाने लग गया हूँ अब जिम में, 30 kg के अराउंड। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैं अब कर पा रहा हूँ। बट ये मैंने किया कैसे, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिक है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनको वीक 1 की एक्सरसाइजेज समझ में नहीं आती हैं, तो मैं अपना वीक 1 का प्लान भी शेयर कर दूंगा आपके साथ फिर से। और वीक 9 तक आई बिलीव मैंने डाल दिए अपना प्लान, तो वीक 10 का भी मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा। तो वीक 1 और वीक 10 की आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ें मैं जिस बात पे आज बात करूँगा वो है आपकी लोग इस इंजरी से क्यों नहीं रिकवर हो पाते। तो मैं इस चीज़ पर मैं आज ज़्यादा ध्यान दूँगा। तो पहला तो पॉइंट होता है लाइक यार ये कोई आम इंजरी तो है नहीं जिससे आप विद इन अ फ्यू डेज़, 15 डेज़ या 10 डेज़ या एक हफ़्ता, एक महीने बाद आप रिकवर कर जाओगे। अगर आपको ये डिस्क बल्ज हो रहा है या डिस्क हर्निएशन है किसी भी टाइप का, तो उसमें टाइम लगता है और कोई कोई रिकवरी भी नहीं हो पाता, ये भी सच्चाई है। उसको सर्जरी भी ऑप्ट आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें ये इश्यूज़ हमारे ना बढ़ें। सपोज़ करिए आप कोई भी आप नॉर्मल फिज़ियोथेरेपी ले रहे हो और आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। तो आपको अगर आराम मिल रहा है तो मैं ये कहूँगा कि जनरली क्या करते हैं लोग बाग, आराम जैसे मिलने लग गया तो वो नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं अपने में। वही डेली लाइफ का रूटीन, वही 10-15 दिन आपने प्रिकॉशंस ली, जैसे ही आप थोड़े बहुत रिकवर होना शुरू हुए आपने क्या किया, वही अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर दिया। वेट उठा रहे हो, भाग रहे हो इधर उधर, वो चोट वहीं पे एग्जिस्ट करती है। आपको थोड़ा सा रूटीन अगर आराम मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्योर होने लग गए हो। इट इज़ जस्ट लाइक आपके सिम्टम्स थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, और इस इंजरी को सही होने में कम से कम 3 से 4 महीने मिनिमम लग जाते हैं। ठीक, और कभी कभी ये इंजरी 1 से 2 साल भी ले लेती है सही होने के लिए अपने आप। और ये सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, आपकी बॉडी खुद को सेल्फ हील करती है। ठीक है, कोई भी बाहर से आके कोई जादू नहीं करता। अगर मैं फिज़ियोथेरेपी की अपनी जो शेड्यूल फॉलो कर आपको शेयर करवा रहा हूँ, तो इट हेल्प्स मी टू इंक्रीज़ द मोबिलिटी एंड ब्लड सर्कुलेशन अराउंड दैट एरिया। बट मेरी बॉडी ही मेरे को फाइनली हील करती है, कोई भी मेडिसिन आपको हील नहीं कर सकती। ठीक है, एक बात ध्यान रख लो, वो मेडिसिन सपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी ही आपको अपने आप उस चोट से या फिर किसी डिसीज़ से बाहर निकालती है। ठीक, तो एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी जो होती हैं वो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं, ना कि आपको हील करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, या हील करवाती हैं, मैं कहूँगा हेल्प तो करती हैं, हील तो करवाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, आप दूसरे फिज़ियोथेरेपिस्ट पे जा रहे हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि 1-2 महीने तक अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। उछलना कूदना, बाइक चलाना, ये सब चीज़ें मत करिए। स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाइक राइड करने के शौकीन हैं तो बाइक राइड नहीं कर सकते। अगर बाइक राइड करोगे तो आपकी बॉडी को शॉक लगेगा, शॉक आपकी रीढ़ की हड्डी एब्जॉर्ब करेगी और फिर से डिस्क पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है। ठीक है, रनिंग और जिम जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, रनिंग में आपकी शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करती हैं डिस्क जो होती है आपकी वर्टिब्रास के बीच में। तो ऑब्वियस है आपकी डिस्क की रप्चर्ड है और वो शॉक कैसे एब्जॉर्ब करेगी और कैसे चोट शॉक को झेलेगी, तो उसको और ज़्यादा मतलब खतरा रहता है डिस्क को रनिंग के ड्यूरेशन में या जिम के ड्यूरेशन में। ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ थोड़ा प्रोहिबिट करिए, एक्सरसाइज करिए, रेस्ट करिए, अच्छा खाना खाइए। यही 3 चीज़ें कर सकते हैं आप। इसके अलावा अपने आप को प्रोहिबिट करिए कि आप एक्स्ट्रा अपनी बॉडी पर स्ट्रेस डालें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यार बॉडी को है ना स्ट्रेस में लेकर आती है।
आप ठीक होगे नहीं होगे नहीं पता है। तो उस चीज़ के लिए हमें स्ट्रेस लेना नहीं है ना दोस्तों। आप अपना काम करते चले जाइए, अगर ठीक हो गए तो वेल गुड इनफ, अगर नहीं हुए तो फिर उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी चेंज करिए अपने आप के ऊपर कि मैंने क्या गलती करी थी जिससे मेरे को ये इंजरी हील नहीं हो रही है या मेरे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सोचना शुरू करिए। जब तक आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस इंजरी से बाहर नहीं आ पाओगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने एक एक चीज़ किया था, मैं BMI मेज़र करता था, मैं वेट कंट्रोल में रखता था, मैं अपने फूड को देखता था कि मैं फूड में क्या खा रहा हूँ, मैं कितने स्टेप्स चल रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं क्या, मेरा क्या पोस्चर है, क्या मेरा बैट सेटिंग पोस्चर मेरी इंजरी को बढ़ाएगा, क्या मेरे लेटने का पोस्चर मेरी इंजरी को बढ़ाएगा, मैं किस तरीके से लेटूँ जिससे मेरे को ये डिस्क जो एक्सट्रूजन है या फिर जो डिस्क कंप्रेशन हुआ है वो अनकम्प्रेस्ड हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं बैठ के सोचता था और इन पे मैं काम करता था। फिर ऐसे ही मैं हील नहीं हुआ हूँ। मैं वही बोलता हूँ, आपको आपकी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपना समझ इतनी होनी चाहिए कि आपको कैसे हील होना है, कैसे निकलना है, या आपको खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। कोई हाथ पकड़ के आपका इस इंजरी से बाहर नहीं निकाल सकता। ये तो मैं आपको अभी भी पेपर और पेन पर लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, आपको खुद से इस इंजरी से बाहर निकलना है। ये तो हो गया मेरे जनरल थॉट्स। अब आते हैं वीक 1 और वीक 10 की एक्सरसाइज में, आई बिलीव। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट गाइज। एंड मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरे पास, एंड अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों की वीडियोज़ बना दूँ। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। सो हाई गाइज, एज प्रॉमिस्ड दिस इज़ द वीक 1 एक्सरसाइज। ये मैंने अभी ड्राफ्ट किया आपके लिए। ठीक है, तो वीक 1 एक्सरसाइज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले एक बहुत छोटा सा आइडिया दे देता हूं। आपकी अल्टरनेटिवली एक्सरसाइज चलेंगी। ठीक है, जो मेरा प्लान था उसमें मेरे को एक दिन मसल बिल्डिंग करनी होती थी जिस पे मैं अपनी कोर मसल्स पे फोकस करता था। ठीक है, दूसरे दिन मैं मोबिलिटी पे फोकस करता था। मोबिलिटी जो आपकी रेंज ऑफ मोशन के लिए नेसेसरी होता है। कोर मसल्स की बात करेंगे तो हम लोअर एब्डोमेन की बात करेंगे, लोअर, ठीक है, एब्डोमेन की बात करेंगे और लोअर बैक की बात करेंगे। ये कोर है आपका। हम इस एरिया पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द इंजरीज़ यहीं होती हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, मेरी इंजरी के लिए बनाया गया था। मेरे को हुई थी L5-S1 में डिस्क एक्सट्रूजन था मुझे, और आपका L5 L4 में था मेरे को डेजिगेशन। ये दो मेरे को इश्यूज़ थे मेजर, जिनकी वजह से मैंने बॉब का प्लान लिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, शुरू करना है आपको बॉक्स स्क्वाट से। 7 रैप लगेंगे, 3 सेट होंगे। फोकस किस पे करना है, स्लो मूवमेंट रखना है आपको अपनी बॉक्स स्क्वाट करते टाइम। बॉक्स स्क्वाट की मैं शॉर्ट्स डाल चुका हूँ। ठीक है, हिप थ्रस्ट बॉडी वेट इसका भी मैं शॉर्ट डाल चुका हूँ। काफ रेज बॉडी वेट शॉर्ट डाल चुका हूँ। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन शॉर्ट में अवेलेबल है और नर्व ग्लाइड भी अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको 5 एक्सरसाइज शुरुआत के पहले वीक में करनी है। 3 सेट 7 रेपिटेशन, 3 सेट 7 रेपिटेशन, 3 सेट 7 रेपिटेशन, 3 सेट 7 रेपिटेशन, 3 सेट 5 रेपिटेशन नर्व ग्लाइड के। ठीक है, बॉक्स स्क्वाट जब आप करेंगे तो जो आपका मूवमेंट होगा वो स्लो होना चाहिए, मतलब धीरे होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी मसल्स पर प्रेशर पड़े जितना हो सके। ठीक है, अल्टीमेटली हम मसल्स को पावरफुल बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपकी जो स्पाइन है, वर्टिब्राज है, वो होल्ड कर पाएँ। ठीक है, ये मसल्स हैं आपकी, ये स्पाइन है और ये डिस्क है, यहाँ एक्सट्रूजन हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद हिप थ्रस्ट बॉडी वेट पे आपकी ग्लूट्स की मसल पर फोकस करना है, मतलब हिप की मसल्स पर फोकस करना है। काफ रेज में आपकी नीज़ बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीज़ बेंड हो जाती हैं लोगों की काफ रेज करते टाइम। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन शोल्डर ब्लेड्स पर फोकस करना है, और नर्व ग्लाइड जितनी आपकी हो सके कंफर्टेबल रेंज है उस पर ही करना है। ठीक है, ये मैंने देखो अपना बॉब को बता रखा है इस ड्यूरेशन में मेरे को क्या होता था। नर्व ग्लाइड में आई एम नॉट एबल टू मूव माई लेग स्ट्रेट बट इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड पेनफुल। भाई दर्द भी होता था और इफेक्टिव भी ज़्यादा होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सपोज करो मंडे को आपने ये किया, ट्यूसडे को आपने की क्या बोलते हैं मोबिलिटी की एक्सरसाइज, फिर आ गया आपका
वेडनेसडे को आपको फिर ये एक्सरसाइजेस करनी है, बॉक्स स्क्वाट, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, हिप थ्रस्ट और नर्व ग्लाइड। सेम नंबर ऑफ सेट्स हैं, 3-7, 3-5, 3-7, 3-7, 3-5, ठीक है। एक्सरसाइज पे आपको बॉक्स स्क्वाट पे वही ब्रीदिंग पे फोकस करना है और धीरे स्लो मोशन रखना है। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ सेकंड मैंने बताया था आपको 5 से 10 सेकंड शॉर्ट वीडियो में, शुरुआत आपकी 3 सेकंड से होगी, ये भी मैंने बताया था, जो आपकी शॉर्ट में बता रखा है, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन भी शॉर्ट अपलोडेड है, हिप थ्रस्ट बॉडी वेट भी शॉर्ट अपलोडेड है, नर्व ग्लाइड का भी शॉर्ट अपलोडेड है, ठीक है। तो आप देखिए ये सारी एक्सरसाइज अवेलेबल है। मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे को आपने मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद आपका आ जाता है थर्सडे को आपने फिर मोबिलिटी की एक्सरसाइज करी, फिर फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को फिर से आपको यही वाली एक्सरसाइज करनी है, यही वाली फ्राइडे को आपको यही वाली एक्सरसाइज करनी है जो मैं बता रहा हूँ, ग्रीन कलर में हो रखी है, ठीक है। फ्राइडे को यही वाली एक्सरसाइज दोबारा से होंगी आपकी, और उसके बाद सैटरडे संडे आपकी मोबिलिटी की एक्सरसाइज चलेगी। तो इस तरीके से कुछ आपका वीक 1 का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट से वीक 10 पर, बिना टाइम दिए हुए किसी को। तो जो भाई हमारे वीक 9 की मेरा प्लान फॉलो कर रहा है, ठीक है, या कर रही हैं, वो उसके लिए ये वीक 10 की एक्सरसाइज मैं अपनी इंजरी वाली दे देता हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल होगा। रेजिस्टेंस बैंड की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा वीडियो के, वहाँ से आप परचेज़ लिंक पे जाके बाय कर सकते हैं अपना रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। तो बॉक्स स्क्वाट जो है रेजिस्टेंस बैंड की, इसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, शॉर्ट में मैं आज डाल दूँगा। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, इसकी भी मैंने शॉर्ट में वीडियो बना रखी है, मैं आज डाल दूँगा। काफ रेज बॉडी वेट, ये ऑलरेडी है। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग और स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो बॉक्स स्क्वाट अभी हम नॉर्मल कर रहे थे ना, उसको हम रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू करना है। कितने करना है? 3 सेट 7 रेपिटेशन। अब भाई ये होता क्या है, देखो एक सेट का मतलब होता है आप एक एक्सरसाइज 7 बार कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बार जो काउंट करी ना, ये बना 7 बार आपने रेपिटेशन किए, एक मतलब 7 रेपिटेशन एक सेट में है। तो इस तरीके से आपको ये 21 बार करनी होगी एक्सरसाइज, ठीक है। तो धीरे, लेकिन एक बार में आप 7 भी रेपिटेशन करेंगे, 7 होने के बाद फिर उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज करने नंबर लगाएंगे, ठीक है। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, इसमें क्या करना है, एक रैप 8 एक्सरसाइजेस, ठीक है। ऐसे ही 3 सेट 8 रेपिटेशंस। काफ रेज 3 सेट 8 रेपिटेशन। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन 3 सेट 8 रेपिटेशन। नर्व ग्लाइड के 3 सेट 5 रेपिटेशन, 3 सेट 8 रेपिटेशन। डेड बग के स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 2 सेट 8 रेपिटेशन, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वेट यूज़ नहीं करना, केवल ऊपर वाली में रेजिस्टेंस बैंड और इसमें रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करना है और बॉडी वेट यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका हो गया मंडे का शेड्यूल। फिर आ गया आपका ट्यूसडे को आपने की मोबिलिटी की एक्सरसाइज। फिर आ गया आपका थर्सडे को आपने फिर से ये शेड्यूल लिया। अब इसमें टी क्रॉस ओवर ऐड हो रही है, ठीक है। टी क्रॉस ओवर क्या होती है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा आज मतलब आज या कल में आपके 3 शॉर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। 2 तो रेजिस्टेंस बैंड से एसोसिएटेड है और एक आपका टी क्रॉस ओवर से एसोसिएटेड है, ठीक। बॉक्स स्क्वाट ये आपके लोअर बॉडी पे भी फोकस करेगा, कोर मसल्स पे भी फोकस करता है, ठीक है। 3 सेट 8 रेपिटेशन। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, ये आपकी मसल्स जो वर्टिब्रास के आसपास की जो मसल्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के काम में आती है, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे मतलब हमारा खिंचावपन दूर हो जाए। ये होती है भाई एक्सरसाइज पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक। पर 1 या 2 दिन में नहीं होगी, कंटिन्यूसली आपको 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब जाके आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, ठीक है। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, ये अगेन फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है आपके कोर एरिया में, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन। टी क्रॉस ओवर आपके अपर चेस्ट के लिए है, अपर मसल्स के लिए है, ठीक है। इसमें जो टारगेट होते हैं वो आपकी बाइसेप्स, शोल्डर्स, ठीक है, चेस्ट और बैक, ये तीनों चारों चीज़ें एक ही बार में टारगेट हो जाती हैं टी क्रॉस ओवर में। थोड़ी टफ एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड के साथ, पर मज़ा आएगा आपको करने के लिए। हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, ये भी मैं डाल दूंगा शॉर्ट इसका। नर्व ग्लाइड, बर्ड डॉग और डेड बग। रेपिटेशन कितनी है हिप ब्रिज विद रेजिस्टेंस बैंड कितनी करनी है आपको? 3 सेट 10 रेपिटेशन। अगर नहीं हो पा रहे तो रेपिटेशन आप कम कर दीजिएगा, 3 सेट 8 रेपिटेशन कर सकते हो आप इसके लिए। नर्व ग्लाइड जो मैं करता था वो था ये आपका 3 सेट 5 रेपिटेशन। बर्ड डॉग में 3 सेट 8 रेपिटेशन और डेड बग में भी 3 सेट 8 रेपिटेशन।
कोई भी एक्स्ट्रा वेट नहीं यूज़ किया है, सिर्फ बॉडी वेट को यूज़ किया है और आपका रेजिस्टेंस बैंड को यूज़ किया है। ठीक इस तरीके से हमारी वीक 10 की एक्सरसाइज बन जाती हैं आपके सामने। ये वीक 10 की एक्सरसाइज हो गई। तो हमने वीक 1 डिस्कस कर लिया, वीक 10 डिस्कस कर लिया। स्टेप्स टू अवॉइड भी दोबारा से मैंने आपको बता दिए हैं कि लोगों की गलतियाँ क्या रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दे जाना। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी